नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं पहाड़ों के मौसम के बारे में कि बड़ा अनिश्चित होता है। पहाड़ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाए, कब उसका मिजाज बदले, कब किस तरह का हो जाए, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। राजनीति के वातावरण के बारे में भी यही कहा जा सकता है। कब किसकी हवा चल जाए, कब किसकी हवा पलट जाए, कुछ पता नहीं होता। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस समय का आपको एक नारा तो अभी भी याद होगा, 40% सरकारा। एक ठेकेदार ने आरोप लगाया था बम्बई सरकार पर, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बम्बई सरकार पर बसवराज बोम्मई उस समय मुख्यमंत्री थे, उन पर आरोप लगाया था कि 40% कमीशन मांगा जा रहा है सरकारी लोगों की ओर से, मंत्रियों और अधिकारियों की ओर से। 40% कमीशन देकर हम कैसे काम करेंगे। वो चिट्ठी लिखी उस ठेकेदार ने, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठा लिया और इस मुद्दे को प्रदेश व्यापी स्तर पर फैलाया। पूरी सरकार का ही नाम दे दिया 40% सरकार है, यानी ये 40% कमीशन लेने वाली सरकार है। सरकार की लोकप्रियता चूंकि थी नहीं, तो इसलिए और ज़्यादा वो चिपक गया मामला। सरकार का भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी का अभियान, ये दोनों जो है उसके काम आए। दोनों के आधार पर एक माहौल बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। और उसके अलावा बहुत से कारण थे। कोई किसी एक कारण से या एक मुद्दे के कारण चुनाव में हार जीत नहीं होती है, लेकिन ये मुद्दा जो है सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया। मीडिया में, सोशल मीडिया पर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसमें, और इलेक्शन कैंपेन में, हर जगह ये मुद्दा जो है प्रमुख मुद्दे के तौर पर जो है पूरे चुनाव में छाया रहा। सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। हालांकि उसका वोट शेयर बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन सीटों में बहुत पीछे हो गई। तब से भारतीय जनता पार्टी को ये अफसोस है कि वो इसे काउंटर नहीं कर पाई। देखिए, कोई भी नैरेटिव हो किसी पक्ष का, अगर वो पूरी तरह से सच्चाई पर निर्भर नहीं हो तो उसका काउंटर आप कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जवाब में वो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वो विश्वसनीयता होनी चाहिए। वो विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान पैदा नहीं कर पाई। वो ये नहीं कह पाई या लोगों को समझा पाई कि ये एक मामला था जिसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं थी, लेकिन पूरी सरकार इस तरह से नहीं चलती है। तो भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बना और मुद्दों के साथ ये इस मुद्दे को लेकर जो है पूरे देश में चर्चा हुई। और भारतीय जनता पार्टी की हार का और उसके बाद जो चुनाव हुए और उसका असर जो है लोकसभा चुनाव तक रहा, इसलिए कि उस चुनाव में मुस्लिम वोटर जो जेडीएस के साथ जाता था वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। तो जेडीएस का, यानी जनता दल सेकुलर का, जो एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है, उसका करीब 5 से 6% वोट पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया कांग्रेस पार्टी की ओर। तो कुछ वोकालिगा वोट भी गया। वोकालिगा वोट क्यों गया? एचडी देवेगौड़ा तो उसी समुदाय से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, उन्हीं के समर्थन पर आधारित है पार्टी का जनाधार पूरा। फिर भी क्यों चला गया? उसकी एक ही वजह थी, डीके शिव कुमार, जो इस समय कर्नाटक सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो भी वोकालिगा समुदाय से आते हैं और उन्होंने ये कैंपेन, और उनके साथियों ने और कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें मदद की, ये कैंपेन चलाया कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनी तो वोकालिगा समाज के डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कैंपेन चल गया। वोकालिगा समाज को लगा कि ये मौका है अपने समाज के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का। तो ये सब बातें मिली और जो है कांग्रेस की सरकार बन गई। अब वही पहाड़ का मौसम, मई 2023 और आज हम खड़े हैं अगस्त 2024 में। जिन भ्रष्टाचार के, जिन मतलब उसी तरह के नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे थे बसवराज बोम्मई, उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। इस समय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया
पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और वो बुरी तरह से घिरे हुए हैं। लेकिन उनकी कुर्सी खतरे में नज़र नहीं आती। कौन बचा रहा है उनकी कुर्सी, ये आप जानेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा आश्चर्य होगा आपको शायद। सिद्धारमैया एक मामले में फंसे हैं जो मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का मामला है, जिसमें उनकी पत्नी पार्वती, उनके गांव की ज़मीन जो है वो उसका अधिग्रहण किया अथॉरिटी ने, और उस समय उसकी कीमत आकी गई 3.5 करोड़ रुपए, लेकिन उनको कंपनसेशन दिया गया 8 करोड़ 33 लाख रुपए। 14 रेजिडेंशियल प्लॉट उनके नाम से अलॉट कर दिए गए। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, इस समय भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का अलायंस है, लोकसभा चुनाव दोनों गठबंधन में लड़े थे, अभी भी है, और अभी बेंगलुरु से मैसूरू तक की यात्रा निकाली है दोनों ने इस मुद्दे पर सिद्धारमैया के खिलाफ। और लगातार सिद्धारमैया से मांग हो रही है कि वो इस्तीफा दें अपने पद से। एनजीओ के कुछ कार्यकर्ताओं ने लोकायुक्त को अपील की है, उसके अलावा गवर्नर को पत्र लिखा है और कोर्ट में भी गए कि सिद्धारमैया के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। अब गवर्नर के सामने ये प्रस्ताव गया, उससे पहले कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा, क्योंकि गवर्नर जो है एक तरह का शो कॉज नोटिस भेज चुके थे मुख्यमंत्री को, तो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया कि गवर्नर को इस शो कॉज नोटिस को वापस लेना चाहिए और इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन वहाँ गवर्नर है थावरचंद गहलोत, पहले भाजपा के नेता रहे हैं, दलित नेता हैं। उनसे जब मांग की गई, उनके यहाँ जो पिटीशन आया कि सिद्धारमैया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की वो परमिशन दे, सैंक्शन दे, उन्होंने सैंक्शन दे दिया। इस पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा नाराज़ है। कांग्रेस का कहना है कि गवर्नर के ऑफिस का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। अब यही होता है कि आप अपनी बात जब भूल जाते हैं, अपना किया हुआ जब आपको याद नहीं रहता, तब आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के, और उस समय गवर्नर थे हंसराज भारद्वाज, जो कांग्रेस में के कानून मंत्री रह चुके थे और गांधी परिवार के बड़े करीबी थे। इसी तरह से येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन की मांग की गई थी गवर्नर से, और हंसराज भारद्वाज ने सैंक्शन दे दिया था। उसके बाद जांच हुई और येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या सिद्धारमैया को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या वही परिस्थितियां बनेंगी? अब इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। ऐसा नहीं है कि येदियुरप्पा के साथ ये हुआ था तो अब सिद्धारमैया के साथ भी ये होगा। उसका कारण क्या है? सिद्धारमैया घिरे हुए हैं, उनका जो राजनीतिक जीवन है, कभी उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ये उनका यूएसपी था, उनके पक्ष में ये बड़ी बात थी। अब वो जो उनका सबसे मजबूत पक्ष था, वही सबसे कमज़ोर नज़र आ रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर लगातार वो बचाव की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है इल्लीगल तरीके से एक्विजिशन किया लैंड का, उनकी पत्नी के गांव की जो लैंड थी उसका। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है मार्केट रेट के हिसाब से अगर अथॉरिटी हमको 62 करोड़ रुपए दे दे तो मेरा परिवार 14.5 प्लॉट लौटाने को तैयार है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब बात यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो गवर्नर ने इसका आदेश दे दिया है। इसके खिलाफ कर्नाटक की सरकार कर्नाटक हाई कोर्ट गई है, और कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला जो आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन राजनीतिक रूप से, कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, राजनीतिक रूप से सिद्धारमैया की स्थिति कमज़ोर हो गई है। तो कमज़ोर जब स्थिति किसी मुख्यमंत्री की या बड़े पद पर जो भी है उसकी होती है, तो सबसे बड़ा फायदा किसका होता है? जो उसका विकल्प होता है, राजनीतिक पार्टी के रूप में भी और नेता के रूप में भी। तो राजनीतिक नेता के रूप में डीके शिवकुमार विकल्प के रूप में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। जब 2023 में सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनके समाज के लोग ही सिद्धारमैया के पक्ष में थे। प्रियंका वाड्रा डीके शिवकुमार के साथ थी,
क्योंकि कांग्रेस के संकट के दिनों में कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को फाइनेंस करने का काम डीके शिव कुमार ने किया। पार्टी के साथ खड़े रहे। पार्टी के विधायकों पर संकट आया तो बेंगलुरु लाकर उन्होंने अपने रिसोर्ट में रुकाया, कभी महीने भर, कभी उससे ज़्यादा, कभी 15 दिन, और सारा खर्च उन्होंने उठाया। उसके अलावा पार्टी के फंड में पैसा देते रहे। तो इस नाते जो है उनका प्रभाव दिल्ली में था, लेकिन राहुल गांधी की चली और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने। अब ये कहा जाता है, किसी को मालूम नहीं है, ये कहा जाता है कि ये समझौता हुआ था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे, सिद्धारमैया पहले 2.5 साल रहेंगे और 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार होंगे। हालांकि इस तरह का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी कहा गया था। छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ नहीं। भूपेश बघेल ने बाद में इस्तीफा देने से मना कर दिया, कुर्सी खाली करने से मना कर दिया, तो टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आखिर में जाकर आखिरी साल में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। तो इसलिए जो है कर्नाटक में ऐसा होगा, सिद्धारमैया छोड़ देंगे, ये मुश्किल लगता है। उसकी 3 वजहें हैं बड़ी। एक, सिद्धारमैया अहिंदा की राजनीति करते हैं। अहिंदा की राजनीति की शुरुआत जो है वो देवराज अरस ने की थी, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अहिंदा का मतलब है, कन्नड़ का शब्द है, जिसमें एक गठबंधन जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम आते हैं। ये एक जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण देवराज अरस ने बनाया था। उसी की राजनीति जो है, जब जनता दल में थे सिद्धारमैया तब भी करते थे, कांग्रेस में आए तब भी करते हैं। तो ये बड़ा समूह है। तो इतने बड़े मतदाता समूह को नाराज़ करने का जोखिम कांग्रेस पार्टी नहीं उठा सकती, एक कारण है। दूसरा कारण है, डीके शिव कुमार के साथ कर्नाटक विधानसभा के इतने विधायक नहीं हैं कि वो सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सके। कर्नाटक विधानसभा में हालांकि ज़्यादातर जो विधायक हैं उनको चुनाव का चंदा, चुनाव के लिए पैसा, चुनाव लड़ने के लिए खर्च डीके शिव कुमार ने दिया है। माना जाता है कि उनके लोग हैं। लेकिन इस समय उन सबको लग रहा है कि अगर अगला चुनाव हमको लड़ना है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, तो सिद्धारमैया के साथ रहने में ज़्यादा फायदा है। डीके शिव कुमार के साथ रहने में उतना फायदा नहीं है तुलनात्मक रूप से। तो इसलिए सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते। वैसे भी कोई विधायक या सांसद मिड टर्म इलेक्शन नहीं चाहता। उनको लगता है कि अगर इस तरह का नेतृत्व परिवर्तन करने की कोशिश हुई तो ऐसा ना हो सरकार गिर जाए। सरकार गिरने का मतलब है या तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी या फिर जो है चुनाव होगा। दोनों परिस्थितियों में बहुत से विधायकों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो है कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं चाहता। तो डीके शिव कुमार का चांस बन नहीं रहा है। इसलिए इस मौके का, एक तरह से राजनीति में इसको सुनहरा मौका कहा जाता है, डीके शिव कुमार इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और एक तरह से उन्होंने रिकंसाइल कर लिया है कि वो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक तो विधायक साथ नहीं है, दूसरे पार्टी आला कमान साथ नहीं है। और पार्टी आला कमान 2023 वाला नहीं है जब वो कमज़ोर था। अब लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद पार्टी आला कमान जो है वो ज़्यादा मजबूत हो गया है। इसलिए डीके शिव कुमार की नहीं चल पाएगी। राहुल गांधी एक तरह से पहले भी थे, अब जो है ज़्यादा एक्टिव तरीके से पार्टी उनके कंट्रोल में है। तो इसलिए सिद्धारमैया को हटाने की कोशिश भी डीके शिव कुमार को भारी पड़ सकती है। उनका वही हश्र हो सकता है जो राजस्थान में सचिन पायलट का हुआ था। और डीके शिव कुमार ये कतई नहीं चाहेंगे। वो बड़े प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक राजनेता हैं। उनको समझ में आ रहा है कि परिस्थिति क्या है। दूसरा संकट जो हो सकता था सिद्धारमैया को, जो उन्हें उनकी कुर्सी बचा रहा है, एक तो डीके शिव कुमार के कारण बच रही है, दूसरे बीजेपी के कारण बच रही है। बीजेपी इस स्थिति में नहीं है जो 2018 चुनाव के बाद हुआ था कि वो तोड़ फोड़ करके, उस समय जेडीएस के भी काफ़ी विधायक थे और कांग्रेस के थे, दोनों पार्टियों से विधायकों को तोड़कर, जिसको कहा गया था ऑपरेशन कमल, उसको चलाकर उनको इस्तीफा दिलाया, उनको इस पार्टी से अपनी, उसके बाद बाई इलेक्शन में उनको जिताकर अपनी सरकार बनाई थी। बीजेपी की सरकार बन गई थी। येदियुरप्पा
मुख्यमंत्री बने, इस्तीफा देना पड़ा, फिर सिद्धारमैया बने, फिर तोड़फोड़ करके जो है सरकार बनाई, वो चलाया येदियुरप्पा ने। और 1-1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव से उनको हटाकर बसवराज बोम्मई को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद क्या हुआ, नतीजा क्या आया 2023 के चुनाव का आपको मालूम है। तो बीजेपी आज इस स्थिति में नहीं है। अगर उसका जो नारा था लोकसभा चुनाव का कि भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार, अगर ये नारा उसका सफल हो गया होता, उसको इतनी सीटें मिल गई होती, तो उसकी स्थिति होती ये तोड़फोड़ करने की। और उसमें इस समय हो सकता है डीके शिव कुमार भी मददगार होते। लेकिन आज बीजेपी कमज़ोर स्थिति में है पहले की तुलना में। तो इसलिए वो कोई तोड़फोड़ करने, कांग्रेस से विधायकों को इस्तीफा दिलाने की स्थिति में नहीं है। तो वैकल्पिक सरकार बनाने में सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इस कारण सिद्धारमैया की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। तो एक उनकी अहिंदा की राजनीति, दूसरा डीके शिव कुमार की कमजोरी, और तीसरा बीजेपी की वैकल्पिक सरकार बना सकने की क्षमता की कमी। इन 3 कारणों से सिद्धारमैया की कुर्सी बची हुई है। लेकिन कुर्सी बचे रहना और राजनीतिक रूप से मजबूत रहना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जिस तरह का उन पर आरोप लगा है, जिस तरह से बीजेपी और जेडीएस के लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर आए हैं, उस सब को लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अब ये कब जो है क्या स्वरूप लेगा, क्या परिणाम दिखाएगा, ये बताना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि 2028 कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन 2028 अभी बहुत दूर है। तो इस बीच में क्या सिद्धारमैया की स्थिति और कमज़ोर हो सकती है? वो तभी हो सकती है जब कांग्रेस हाईकमान का हाथ उनके सर से हट जाएगा। वो होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि सिद्धारमैया की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर और कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक विधानसभा के अगले चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो उसके भविष्य को लेकर दोनों खतरे में नजर आ रहे हैं। तो क्या सिद्धारमैया कांग्रेस के लिए बोझ बन जाएंगे? इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को खोजना है। अगर उसको लगेगा कि सिद्धारमैया बोझ बनते जा रहे हैं, तब पार्टी हाईकमान उनको हटाने के बारे में सोच सकता है। तभी उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, अन्यथा नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।